नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत शुक्रवार को छठे दिन कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में ऑनलाइन किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को कृषि और पशुपालन विभाग की योजनाओं बारे जानकारी दी गई। अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत शुक्रवार को छठे दिन ऑनलाइन किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कृषि और पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र से जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों को वीसी के जरिए जोड़कर संबंधित ग्राम पंचायत पर किसानों की गोष्ठी आयोजित हुई। इस दौरान कृषि और पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने विभागीय योजना की जानकारी देने के साथ ही किसानों के सवालों के जवाब भी दिए। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग ले रहे हैं वे कृषि और पशुपालन विभाग की योजनाओं को अच्छे से सुने और इन योजनाओं का लाभ उठाएं ताकि किसान अपनी आय बढ़ा सकें। कलेक्टर ने कहा कि किसानों से सीधे जुड़ाव के लिए ये आयोजन रखा गया ताकि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं से अवगत करवाया जा सके। इस दौरान कृषि विभाग के उप निदेशक दानाराम गोदारा ने नरमा कपास की फसल के संरक्षण के उपायों की जानकारी दी। टिड्डी मंडल कार्यालय सूरतगढ़ से आए अधिकारियों ने टिड्डी नियंत्रण को लेकर किसानों को विस्तृत जानकारी प्रदान की। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर आशुराम भाटी ने विभागीय योजनाओं, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं में रोगों की जांच के संदर्भ में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, कामधेनु डेयरी योजना, चल पशु चिकित्सा इकाई, गौशालों को आत्मनिर्भर बनाने के तरीके, गोवंश संवर्धन इत्यादि के बारे में जानकारी दी। राजस्थान सरकार के कला और संस्कृति विभाग की तरफ से अपने पास एक प्रोग्राम आया हुआ है अगस्त क्रांति सप्ताह का। इसमें आज छठे दिन के कार्यक्रम में अपन किसानों के साथ संगोष्ठी कर रहे हैं और इसमें गौशालाएं और किसान सीधे जुड़े हुए डीसी के जरिए अपने कृषि और पशुपालन के जितने अधिकारी हैं वो सब इनको पूरी जानकारियाँ कृषि विभाग और पशुपालन विभाग की योजनाओं के बारे में दे रहे हैं। तो मैं भी इसमें शामिल हुआ हूँ और इसमें सभी किसानों से ये अनुरोध किया गया है कि वो इन योजनाओं की जानकारी अच्छी तरह से लें और कोई भी क्वेरी हो तो हमारे अधिकारियों से पूछें। और उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को जोड़ के उनको जो ज़रूरी उनके काम है कृषि और पशुपालन के, जिसका अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल है, उनको सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। गांव कोहला निवासी एक व्यक्ति ने उप स्वास्थ्य केंद्र व जिला अस्पताल के चिकित्सकों पर इलाज के नाम पर कथित रूप से औपचारिकताएं पूरी करने का आरोप लगाया है। गांव कोहला में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की कथित लापरवाही का मामला सामने आया है। गांव के एक व्यक्ति का आरोप है कि उसकी पत्नी के प्रसव के लिए सरकारी चिकित्सालय में सुविधाएं होने के बावजूद उसे मजबूरन निजी चिकित्सालय में जाना पड़ा। कोहला गांव के निवासी लखवीर सिंह ने बताया कि उसकी गर्भवती पत्नी का इलाज गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा था। 9 महीने का समय पूरा होने के बाद जब लखवीर सिंह की पत्नी की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम को दिखाई तो उसने यह कहकर कि आजकल में डिलीवरी हो सकती है। उसकी पत्नी को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। लखवीर का कहना है कि जिला अस्पताल में इन्हीं रिपोर्ट्स को देखकर चिकित्सकों ने डिलीवरी में 8 दिन का समय लगने की बात कही। इस पर दोनों रिपोर्ट्स में अलग अलग राय होने पर मजबूरन लखवीर को निजी चिकित्सालय में जाकर अपनी पत्नी का चेकअप करवाना पड़ा। लखवीर ने बताया कि सरकारी चिकित्सकों और एएनएम की सही रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण उसे एक निजी चिकित्सालय में अपनी पत्नी की डिलीवरी करवानी पड़ी, जहां उसने पत्नी की डिलीवरी के लिए करीब 20,000 रुपए की राशि का भुगतान किया। लखवीर का कहना है कि राजकीय अस्पताल में सुविधाएं होने के बावजूद भी सही इलाज नहीं मिलने के कारण उसे काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। निर्धन वर्ग का होने के कारण उसने उधार राशि लेकर अपनी पत्नी के प्रसव के लिए निजी अस्पताल में पैसे भरे। लखवीर का कहना है कि गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला अस्पताल में इलाज के लिए बेहतर व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण गांव के जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही। उसने इस संदर्भ में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से मामले की जाँच करवाने की मांग की है। वहीं इस आरोप पर उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम मीरा सांकला ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि गाँव के उप स्वास्थ्य केंद्र में लखवीर की पत्नी की रिपोर्ट्स उन्होंने ही देखी थी। 9 माह की अवधि होने के बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स के आधार पर डिलीवरी के लिए उन्होंने लखवीर को अपनी पत्नी को राजकीय जिला चिकित्सालय में ले जाने की सलाह दी थी। समस्या क्या है कि मेरे वाइफ की जैसे डिलीवरी होने वाली थी, मैं यहाँ से जांच करवा रहा था। यहाँ से जैसे भी रिपोर्ट इन्होंने मांगी वैसे सरकारी हॉस्पिटल से रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड सब करवा के यहाँ दिखाता था। ठीक है जी। और उसके बाद जब डिलीवरी होने का समय आया मेरे को मीरा दीदी ने यहाँ से बोला कि आप दोबारा रिपोर्ट करा के ले आओ। 24 तारीख की बात है, 24 को मैं यहाँ रिपोर्ट करवा के लाया, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करवा के लाया। फिर यहाँ रिपोर्ट दिखाई 27 को। रिपोर्ट देख के मेरी ने ऐसे बोला कि आपको डिलीवरी करवानी पड़ेगी और आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ। तो हम यहाँ मम्मी पापा को मैं साथ में लेके और
सब हम वहाँ गए, हमारे पास रिपोर्ट थी। यहाँ जो रिपोर्ट मेरा दीदी को दिखाई थी, वो रिपोर्ट देख के बताया कि मान लो कि ये 5-6 दिन का भी समय है, आप घर जाओ, भीड़ मत करो, आप घर जाओ और 5-6 दिन का समय है, हमारे को वहाँ ऐसे बताया गया। और यहाँ हमारे को बताया गया था कि डिलीवरी करवानी पड़ेगी, और यहाँ दिक्कत भी बताई थी मेरी ना कि आपको बच्चे को कोई दिक्कत हो सकती है, कल को हॉस्पिटल का ऑपरेशन करवाना पड़े आपको। तो इसी बात से मेरा मन नहीं टिका, फिर भी मैं प्राइवेट बाहर मतलब सब रिपोर्टें जो थी वो सबको दिखाई, वहाँ 2 हॉस्पिटल घूमा, मैंने बताया कि डिलीवरी आज ही हो जाएगी और यहाँ आप एडमिट करवा दो। उनको हॉस्पिटल में आकर और उनसे रिपोर्ट दिखाई, बात की, फिर उन्होंने बताया कि हाँ डिलीवरी हो जाएगी और आज ही हो जाएगी। और इतनी बात और मैं कि आप ऑपरेशन से तो नहीं करोगे, क्या नहीं नॉर्मल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट देख के ये बात हमको हमारे को बताई, तो हमने डिलीवरी का एडमिट वहाँ करवा दिया। तो 2:30 बजे हमने एडमिट करवा दिया, फिर शाम को 6:15 बजे डिलीवरी हो गई। समस्या ये है कि हमारे को जैसे परेशान किया गया है सरकारी हॉस्पिटल में, जैसे हम घूमे हैं, परेशान हुए हैं, मम्मी पापा साथ में, हम गरीब आदमी हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। आज हम तो मरे पर कल को कोई और भी तो बहुत गरीब लोग हैं, उनको परेशान मत किया जाए, मैं तो ये मांग कर रहा हूँ। जी, ये इनका कहना था कि मतलब इनका डिलीवरी में ऑपरेशन नहीं हुआ, मेरे द्वारा डिलीवरी देखी गई, मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर की। ये बता रहे हैं कि डिलीवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने ये बताया कि 10 दिन बाद होना डिलीवरी बताया, पर इन्होंने जब प्राइवेट में ले जाके डिलीवरी कराई तो सेम डे डिलीवरी हो गई। तो इसके बारे में डॉक्टर्स ज़्यादा बेटर जानते हैं, हम लोगों का इस तरह से बहुत ज़्यादा कोई बड़ा कोर्स नहीं किया होता है। 1.5 साल का डिप्लोमा आता है, मेरा जितना नॉलेज था मैंने इसके हिसाब से मैंने इस पेशेंट को आगे रेफ़र कर दिया। एनीमिक भी था, मल्टी डिलीवरी भी था, तो इस वजह से मतलब हमने रेफ़र कर दिया। आगे जाके इनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये तो आपको बता ही रहे हैं, मैं तो क्या कह सकती हूँ। मेरी कोशिश जो ऐसा व्यक्ति है वो डिलीवरी कराने की रहती है, पर मेरे को किसी केस में यूँ लगता है कि मेरे पास होने जैसी डिलीवरी नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो मैं आगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र करती हूँ। और गया भी है पेशेंट, ऐसा नहीं है कि पेशेंट गया नहीं है, मैंने उस मतलब 2 दिन पहले पेशेंट को अटेंड भी किया, खुद मैंने कॉल करके बात भी करी है, सेम डे भी बात होती रही मेरी कि इस तरह से ये बता रहे हैं 10 दिन नहीं होगी। फिर ये प्राइवेट में ले गई थी, उनकी सेम डे डिलीवरी हो गई, तो इसका मैं अब क्या कहूँ, एक नेचुरल मेथड है, हो गई नहीं हुई। स्वास्थ्य केंद्र है, एएनएम मीरा जी हैं, उनको डिलीवरी कोई बारे में कोई रात को कॉल करे तो सही ढंग से रात को भी यहाँ डिलीवरी कराई जाती है। जो ये मैटर आप बता रहे हो, लखवीर सिंह, सनोक दर्शन सिंह, ठीक है, उनको एएनएम जी ने बताया कि भी आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके इनकी जांच करो, अगर डिलीवरी होती है तो वहाँ करवाओ। वहाँ उन लोगों ने क्या व्यवहार किया है उनके, हमें कोई पंचायत को या एएनएम जी को कोई पता नहीं। तो केंद्र में एएनएम ही होता है, एएनएम ने सिर्फ डिलीवरी का ज्ञान होता है। देखो एक ही पोस्ट है, जब स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, जब 3 डॉक्टर बैठेगा तो संभालेगा, और वहाँ में जाना पड़ता है। कोरोना का भी चल रहा है, कोरोना में भी कोई आ जाता तो उनको भी कॉल करनी पड़ती है। इंदिरा रसोई योजना को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले में इंदिरा रसोइयां स्थापित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को इंदिरा रसोई योजना को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में इंदिरा रसोई योजना को लेकर निवेदन आमंत्रित करने पर विचार विमर्श किया गया। नगर परिषद आयुक्त शैलेंद्र गोदारा ने बताया कि इंदिरा रसोई का उद्देश्य जरूरतमंदों को कम दरों में खाना उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत हनुमानगढ़ के 3 स्थानों पर रसोइयां स्थापित की जाएंगी, जबकि नगर पालिका क्षेत्र में 1-1 रसोई संचालित की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 8 रुपए प्रति थाली दर से 2 वक्त का भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। नगर निकाय की ओर से रसोई के लिए निःशुल्क स्थान उपलब्ध भी करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में स्थान निर्धारण कर सरकारी भवन, आश्रय स्थल, अंबेडकर भवन, सामुदायिक भवन, अस्पताल, बस स्टैंड, चयनित संस्था के निजी भवन आदि में रसोई संचालित की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि जिले में इंदिरा रसोई खोलने के लिए सामाजिक संस्थाओं से प्रस्ताव मांगे गए थे। प्राप्त आवेदनों के आंकलन हेतु टीम का गठन किया गया है। रसोई स्थापित करने के लिए 3 जगहों को चिन्हित किया गया है। हनुमानगढ़ में महावीर दल धर्मशाला, ट्रक यूनियन कार्यालय के नजदीक तथा नेहरू स्मृति स्कूल में रसोइयां स्थापित की जाएंगी। इन रसोइयों में एक वक्त में 150 लोगों के खाने की व्यवस्था की जाएगी। खाने की गुणवत्ता की जांच के लिए जिला स्तर पर टीम का गठन किया गया है। 20 अगस्त तक इस योजना को धरातल पर आरंभ कर दिया जाएगा। रसोई के नाम से योजना शुरू की गई है। इस रसोई के अंतर्गत शहर हनुमानगढ़ जिला स्तर पर 3 रसोइयां संचालित की जाएगी और अन्य नगर पालिकाओं में 1-1 रसोई उनके लिए टेंडर कर दिए गए हैं। आज उसकी डिबेट की गई है। उसमें क्या होगा साहब, 8 रुपये तो वो खाना खाने वाला पार्टिसिपेटर वो वहाँ पे देगा आगे, 12 रुपये उस संस्था को अनुदान मिलेंगे, 30 रुपये में वो संस्था खाना उपलब्ध रहेगी।
इसमें खाने का मेन्यू है, मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं देने पर सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने शहरी क्षेत्र हनुमानगढ़ के अंदर 3 जगह चयन किए हैं। तो एक तो महावीर धर्मशाला, एक ट्रक यूनियन के पास रसोई और एक नेहरू समृद्धि स्कूल था, वो खाली जगह निर्मित करी थी, उसके अंदर एक रसोई संचालित की जा रही, वही कोई जगह हमने सिलेक्ट की है। संस्थाओं का आवेदन आए हैं जिनको कमेटी द्वारा जांच करके और इसका स्वीकृत किया है, जल्दी कार्य दे दिया जाएगा। अगस्त से ये योजना शुरू हो जाएगी और दोनों समय एक रसोई में 150 आदमियों के लिए एक टाइम में खाना बनेगा, दोनों टाइम में 300 आदमी खाना। प्लेटी के लिए समन्वय समिति बनाई है, जिला स्तर पर भी बनाई है, हमारे लेवल पे बनाई है, स्टेट लेवल पर भी होनी है, वो समय पर इसकी जाँच करेगी। टाउन स्थित वार्ड संख्या 36 के बाशिंदों ने वार्ड में स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स की सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग की है। टाउन स्थित वार्ड संख्या 36 के वार्डवासियों ने वार्ड में बने सुलभ कॉम्प्लेक्स की बदहाल व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की है। आमजन की सुविधा के लिए बनाया गया सुलभ कॉम्प्लेक्स गंदगी फैलाने के अलावा किसी के काम नहीं आ रहा। वार्ड के लोगों का आरोप है कि सुलभ कॉम्प्लेक्स में एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है, जो काम करने की बजाय सारा दिन शराब के नशे में धुत इधर उधर पड़ा रहता है। सुलभ कॉम्प्लेक्स में बने शौचालयों में गंदगी पसरी रहती है। इसके अलावा वार्ड के लोगों का कहना है कि सुलभ कॉम्प्लेक्स के नजदीक सीवरेज का ढक्कन खुला हुआ है, जिसकी गहराई करीब 8 से 10 फीट है। सीवर के कारण आसपास बदबू फैली रहती है, जिससे वार्ड के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं सीवर का 4 स्क्वायर फीट का खुला मुंह है, किसी बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। वार्डवासियों ने बताया कि मोहल्ले के बच्चे पास में ही खेलते रहते हैं और पशु भी आसपास ही विचरण करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वार्डवासियों के शिविर में गिरने की आशंका हमेशा बनी रहती है। वार्डवासियों ने प्रशासन से शिविर को बंद करवाने व सुलभ कॉम्प्लेक्स में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को अपने काम के प्रति पाबंद करने की मांग की है। समस्या जी ये वार्ड नंबर 36 है। नगर पालिका के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था, इसका क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स का कच्ची बस्ती के लिए। इसके अंदर मतलब कि सफाई कर्मचारी ड्यूटी लगा रखी है 24 घंटे की। वो सफाई कर्मचारी कभी आता कभी नहीं आता। और इसको ये मेन हॉल जो आप देख रहे हो, इसको 1.5 साल हो गया। इसकी हमने लिखित में 3-4 बार नगर परिषद में लिखित में दे दिया भी इसको सही कराया जाए। इसकी बदबू से पूरा मोहल्लेवासी बीमारी का आलम हो रहा है इधर सब। तो हमारी गुजारिश है सर, इसको जल्द से जल्द सही कराया जाए। गटर साफ नहीं कर रहे हैं, लैटरिन अंदर जाकर देखो भरी पड़ी है, ये ढक्कन खुला हुआ है। कोई बच्चा गिर जाए किसी गरीब का तो कैसे होएगा ये बताओ। ठीक है, ये आता नहीं है कर्मचारी, तो बिल्कुल ही नहीं आता वो बैठने वाला लैटरिन साफ करने वाला। ठीक है, वो आपकी मनमर्जी से आता है, दारू भी पीता अंदर बैठ के, और ना कोई काम करता है यहाँ पे। लड़कों को बैठ जाता कमरे के अंदर लेके, ना सफाई करता ना बात। ठीक है ना, मांग करते इसकी गटर की ढक भी लगना चाहिए, सफाई भी होनी चाहिए, कर्मचारी यहाँ बैठना चाहिए। ठीक है, और चेंज होना चाहिए। ये नहीं हमारे बच्चे पड़ जाए तो ये देख लो आप भी खुला हुआ है। ठीक है ना, ये बीमारी फैली पूरे एरिया के अंदर। शाम को हम रोटी नहीं खा सकते हैं, भूखे सोते हैं। इसको क्यों? इस गंदगी की वजह से खाना भी नहीं पूरा खा सकते हैं। अरे बच्चे मर जाएंगे, हमारे बीमार होगी। आप कहते कम्प्लेक्स लगा दी, क्या कम्प्लेक्स है ये है? और सब ये कर रहा क्या, सबने गूंगा बहरा, सब कोई नहीं सफाई करता है। कहते सफाई वाले बैठे, कोई भी नहीं आता यहाँ सफाई वाला। ये गंदगी भरी हुई है, कीड़े चल रही है अंदर, और बच्चे मर जाएंगे हमारे। क्या कर रखा आपने ये बताओ? सेफ्टी करनी चाहिए, देखो गंदगी पूरी है। सेफ्टी टैंक है वार्ड नंबर 36 रेलवे स्टेशन के सामने। ये आज लगभग 1.5 साल से ऊपर से खुला हुआ है, गंदगी से भरी हुई है, बदबू आ रही है। अंदर की कर्मचारी है वो साफ़ सफाई नहीं करते। अंदर जाकर देखो सारे गटर भरे हुए हैं, ना कोई कर्मचारी आते हैं, कोई एक आधा दिन में साफ़ सफाई नहीं करते, दारू पी के अंदर सो जाते हैं। वो अंदर उनको कर्मचारी चेंज किया जाए और ये साफ़ सफाई का सुविधा उपलब्ध कराए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक की बात। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस पे सारे हनुमानगढ़ वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ब्रिटिश राज की वर्षों गुलामी के बाद 15 अगस्त सन 1947 को हमें आज़ादी नसीब हुई। आज़ादी के मायने हैं कि मेरी एक जगह है, उस जगह में किसी को घुसपैठ नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किसी दूसरे की भी कोई जगह है, हमें भी उसमें घुसपैठ नहीं करनी चाहिए। यानी हमें एक दूसरे की परंपराओं, धर्म, संस्कृति व सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए। मुझे मेरी आज़ादी चाहिए, लेकिन दूसरे की आज़ादी मुझे छीननी भी नहीं चाहिए। दूसरों का ख्याल करते हुए जब अपनी ही सोचते हैं तो अराजकता की ओर बढ़ते हैं। आज़ादी व अराजकता के फ़र्क को हमें समझना चाहिए। जब हम इस फ़र्क को नहीं समझते हैं तो अराजकता को ही आज़ादी समझने लगते हैं। आज़ादी एक गहरी जिम्मेदारी की भावना है। उस जिम्मेदारी के बिना कुछ और हो सकता है, आज़ादी नहीं हो सकती। मुझे अपनी बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, पर दूसरों को भी ये हक मिलना चाहिए। हम सब ने इतिहास पढ़ा है और भली भांति जानते हैं कि लाखों लोगों ने उस दिन के लिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दी, शहीद हुए। हमें आज एक स्वतंत्र देश प्रदान किया, खुद तो मौत को गले लगा लिया, हमें एक आज़ाद देश अनमोल तोहफे के रूप में दिया। आइए देश की आज़ादी को अखंड रखने और देश के लिए कुर्बान होने की शपथ लें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की तमाम हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का सर्वाधिक भाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन है। यह वह दिन है जब हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर भारत देश के लिए आज़ादी हासिल की। महात्मा गांधी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, तिलक और चंद्रशेखर आजाद जैसे शूरवीरों ने, यहाँ तक कि महिलाओं में अरुणा आसिफ अली, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित जैसी महिलाओं ने भी घर का चूल्हा चौका त्याग कर आजादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हजारों देशभक्तों की कुर्बानी से स्वतंत्र हुआ हमारा भारत देश अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में गिना और माना जाता है। दोस्तों, हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहां करोड़ों लोग विभिन्न धर्म, परंपराओं और संस्कृति के बावजूद मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। सब लोग स्वतंत्रता दिवस के इस उत्सव को पूरी खुशी के साथ मनाते हैं। इस दिन भारतीय होने के नाते हमें गर्व की अनुभूति होती है। हमें आज के दिन ये वादा करना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार के आक्रमण या अपमान से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सदा देशभक्ति से पूर्ण और ईमानदार रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की तमाम दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित शहीद स्मारक में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अधिवक्ता शंकर सोनी ने बताया कि इस मौके पर पौधारोपण भी किया जाएगा। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर खासा उत्साह है। इस बार राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के चलते लोगों को घरों में रहकर ही आजादी का पर्व मनाने की हिदायत दी है। इसी के चलते बहुत से लोग अपने घरों में ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आजादी के इस पर्व को लेकर आमजन में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हनुमानगढ़ में भी दिलों में देशभक्ति का जज्बा रखने वाले लोगों द्वारा शहीदों के लिए स्मारक तैयार करवाया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एडवोकेट शंकर सोनी ने बताया कि उनके द्वारा निर्मित करवाए गए स्मारक में देश के लिए शहीद हुए क्रांतिकारियों की स्मृति इस स्मारक में संजोई गई है। कल शनिवार को शहीद स्मारक में स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर देश की आजादी के लिए शहीद हुए वीरों को याद किया जाएगा। इसके अलावा शहीदों की याद में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधे भी लगाए जाएंगे। एडवोकेट शंकर सोनी ने बताया कि देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले ज्ञात अज्ञात क्रांतिवीरों की स्मृति में शहीद स्मारक में उनकी यादों को संजोया गया है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वाधीनता दिवस में
हम लोग हमारे शहीदों को पूर्णतः सम्मान नहीं दे पा रहे। हमारे आज़ादी के बाद हमारे देश के इतिहास को इस तरह से लिखा गया कि जो सशस्त्र क्रांति इन लोगों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने 1857 से 1947 तक निरंतर अस्त्र शस्त्रों से अंग्रेजों से लड़ते रहे, लेकिन उनका इतिहास के पन्नों में कहीं भी नाम नहीं है। इस संस्थान को उन सब क्रांतिवीरों की, उन सब शहीदों की एक स्मृति के रूप में बनाया जा रहा है। ये जो संस्थान बनाया जा रहा है, ये सब मैं अपने व्यक्तिगत धन से बना रहा हूँ। इसमें लगभग 41 प्रतिमाएं हमने उन क्रांतिकारियों की स्थापित कर दी अब तक, जिनको लगभग फांसी की सजा हुई, या जो लोग अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए, या जिनको अंडमान निकोबार में भारी यात्राएं दी गई। इस हॉल में, इस स्मारक में हम लोग जो है वो 1857 के पश्चात 1947 तक सशस्त्र क्रांति में जितने भी लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी और जेल में यातनाएं सही, उन सब के तस्वीर और उनके चित्र लगाएंगे। और हम इसको भविष्य में जो है वो ऑडियो वीडियो से कर देंगे संपर्क, ताकि हर कोई बच्चा है या कोई भी है वो हर एक क्रांतिकारी के बारे में जाने। कल हम सुबह प्रातः 7 बजे सूर्योदय के साथ ही यहाँ ध्वजारोहण करेंगे। उसके पश्चात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिर हम शहीदों के नाम से ही वृक्ष लगाएंगे। तिलक वृक्ष है, बिस्मिल अस्माक वृक्ष है, सुभाष वृक्ष है, ताकि इनके नाम से जो है वो लोग जुड़े रहें। और हमारा उद्देश्य यही है कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी इन शहीदों को भूल नहीं पाए, इनकी जीवन गाथाओं को याद रखें, क्योंकि हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में कहीं भी शहीदों का जो है वो नामो निशान नहीं रखा गया। और जहाँ कहीं लिखा है तो इनको उग्रवादी ऐसे संबोधनों से उद्बोधित किया है, जो कि कतई शर्मनाक है। कलेक्ट्रेट में आने वाले फरियादियों को ठंडा पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर वाटर कूलर स्थापित करवाया गया। कलेक्ट्रेट में आने वाले नागरिकों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग के बाहर मुख्य गेट के पास वाटर कूलर स्थापित करवाया गया है। यह वाटर कूलर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन के प्रयासों से लगाया गया है। वाटर कूलर की व्यवस्था दानी सज्जनों द्वारा की गई है। इसी तरह कलेक्ट्रेट के बाहर एवं कलेक्ट्रेट स्थित गांधी पार्क में भी ठंडे पेयजल की व्यवस्था के लिए वाटर कूलर स्थापित किया गया है। शुक्रवार को वाटर कूलर के लोकार्पण मौके पर PRO सुरेश बिश्नोई, मोहम्मद मुश्ताक जोइया, विनोद गोदारा, हंसराज पूनिया, कुलदीप औलख, मोहनलाल, रामनिवास जाखड़, शिव प्रकाश जाखड़, विजय वर्मा, चंद्रशेखर मक्कड़, पवन अग्रवाल, संजय अग्रवाल, कश्मीरी लाल तायल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जिला कलेक्टर परिसर में पार्क जो बना हुआ था, काफी दिनों से इसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया था, सुविधा नहीं थी, तो आपदा प्रबंधन के सहयोग से पार्क में भी सुधार किया गया, तरह तरह के पुनर्रोपण किया गया। इसके साथ साथ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। जो भी कंप्लेनेंट या जो भी फरियादी आते थे उनके लिए पीने के लिए पानी की भी, ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल को भी रेनोवेट किया जा रहा है और ड्राइवर्स के लिए बैठने की जगह भी, उनके लिए पृथक से रूम भी बनाया जा रहा है। जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए और भी प्रयास किए जाएंगे। ये काफ़ी दिनों से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय साहब के सामने ये समस्या थी कि नीचे वाले लोगों को पीने के लिए ठंडा पानी नहीं मिल रहा है, और उन्हीं की डिमांड को रखते हुए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, ADM साहब और SDM साहब के प्रयासों से ये 2 वाटर कूलरों की व्यवस्था कलेक्ट्रेट में की गई है। कूलर है वो वाटर कूलर जो बाहर के जो दुकानदार हैं उनके यहाँ काफ़ी लोग बाग आम पब्लिक पानी के लिए आते थे, तो दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने राशि एकत्रित कर श्रीमान जी से इसका आज उद्घाटन करवाया जिला कलेक्टर महोदय। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों को घरों में रहकर ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की है। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने आमजन को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए इस बार का स्वतंत्रता दिवस अपने अपने घरों में रहकर ही मनाने की अपील की है। जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार इस बार बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को मुख्य कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने आमजन से अपील की कि बीमारी की गंभीरता को देखते हुए अपने अपने घरों में रहकर ही स्वतंत्रता दिवस मनाएं। मैं सभी जिला वासियों को मेरी ओर से और पूरे जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं।
और उन सब से ये अनुरोध करता हूँ कि कोरोना की महामारी अभी भी चल रही है, इसमें पूरी सावधानी बरतते हुए वो सारे कार्यक्रम करें। सरकार की अब की बार ये भी निर्देश है कि हर आदमी अपने घर पे तिरंगा फहराए, और उसमें भी जो तिरंगे के प्रोटोकॉल है उसका पूरा ध्यान रखें। टाउन धारमंडी के दुकानदारों ने जलदाय विभाग से बाईपास सड़क पर पेयजल सप्लाई की लीक हो रही पाइपलाइन की मरम्मत करवाने की मांग की है। टाउन धानमंडी के नजदीक बाईपास सड़क पर पानी सप्लाई की लीकेज पाइप आने जाने वाले राहगीरों और स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। लीकेज पाइप से दिन भर पानी रिसता रहता है और दुकानों के बाहर जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि कई दिनों से पानी की पाइप इसी तरह लीक है। सड़क पर बने गड्ढों में लीकेज की वजह से पानी भरा रहता है। एक तरफ जहाँ सरकार पानी बचाओ के नारे दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पिछले 15 दिनों से पानी सप्लाई की पाइप की लीकेज की मरम्मत करने कोई नहीं पहुँचा। दुकानदारों ने बताया कि इस संदर्भ में शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाने और कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद भी इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दुकानदारों का कहना है कि पानी लीक होने के कारण शाम के वक्त दुकानों के बाहर जल भराव की स्थिति बन जाती है। वहीं पानी से भरे गड्ढे राहगीरों को नजर नहीं आते। ऐसे में आए दिन हादसे हो रहे हैं। दुकानदारों ने जलदाय विभाग से लीकेज पाइप की जल्द से जल्द मरम्मत करवाने की मांग की है। ये बाईपास रोड है जी धानमंडी के, और पिछले महीने की 30 तारीख से ये लीकेज है। जल विभाग में भी हमने फ़ोन कर दिया, 181 पे भी शिकायत कर दी है, और यहाँ पे जो पारिक जी हैं उनको भी 10 बारी कम से कम फ़ोन कर दिया है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये पाइपलाइन लीकेज है और सभी राहगीरों को परेशानी है, और दुकानदार क्या कि पानी बहुत, और सरकार वैसे करिए पानी बचाओ, और यहाँ पानी वेस्ट जा रहा है। हमने बहुत बारी शिकायत कर दी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सड़क है, चलती सड़क है, गड्ढे वाले ये मोटरसाइकिल जा रहे हैं, ये गिरते हैं पड़ते हैं, कोई सुनवाई तो है नहीं, किसको कहें किसको नहीं कहें, है गलत बात है। लीकेज है, ये सड़क से लीकेज है, इधर से भी लीकेज है, सारे पानी पानी आ रहा है सारा। ठीक होनी चाहिए, और के 3 तारीख की हो रही है, 3 अगस्त की। ठीक नहीं है, मतलब कह भी दिया है, फोन भी कर दिया है, कोई सुनता ही नहीं है। पड़ा है पाइप लीकेज है, आज तक 10 बार मैंने एप्लीकेशन कर चुका है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पानी लगाना बेहतर है नाली के अंदर जी, और अब पूरा परेशान होए पड़ा है इस चीज़ को देखिए। गड्ढों में पानी भर जाता है, यहाँ पे रोजाना आते हुए आदमी को परेशान होता है, और एक्सीडेंट रोजाना हो रहा है जी। यहाँ पर प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारे यहाँ से जल्दी कार्रवाई हुई। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?